नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। वो विद्यार्थी जो 11वीं में है और 12वीं में है, अगर उन्होंने आज का ये व्याख्यान देख लिया लगभग 5 से 6 मिनट का, तो निश्चित रूप से परीक्षाओं में 12 अंक वो प्राप्त कर सकेंगे। 12 अंकों में बिल्कुल भी कटौती नहीं होगी यदि आपने बताए गए पैटर्न और ठीक तरीके से लिखा तो जो इसका प्रारूप है वो लगभग इसी तरीके का होगा जैसा मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वैसा ही होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो वीडियो बना रहे हैं वो आंखों से इशारे कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पुरुष मित्र और महिला मित्रों तक पहुंचा दीजिए, ताकि 12 नंबर में से अगर 3 नंबर की भी मदद उनको हो जाती है तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी हेल्प उनको होगी। चलिए, बहुत सारी बातें मैं ऐसी वीडियो में आपको करता रहूंगा जो आपके काम की होंगी, मेरे काम की तो नहीं, पर फिलहाल मैं आपको ये टॉपिक सिखा देता हूं कि आखिर क्या होती है सप्रसंग व्याख्या। जब हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी कहानी को, किसी भी कविता को सुनते हैं और सुनने के बाद जब हम वही बात किसी और को बताते हैं तो उसे ही व्याख्या कहते हैं। और सप्रसंग, प्रसंग के साथ जो व्याख्या की गई है उसको सप्रसंग व्याख्या कहते हैं। अब इस सप्रसंग व्याख्या में आदर्श सप्रसंग व्याख्या स्पेशली बोर्ड के विद्यार्थी, क्योंकि 11th क्लास में लगभग बोर्ड जैसी होती है, तो जो बोर्ड के विद्यार्थी दे रहे हैं वो इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आप इन 6 बिंदुओं का ध्यान रखते हैं तो एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। पहला क्या ध्यान रखना है? संकेत या आद्यांत बिंदु। आद्यांत का मतलब आदि और अंत, जहां से लेकर के और जहां तक की आप व्याख्या कर रहे हैं उसके दो शब्द पहले, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर अंतिम के पद, अंतिम के शब्द। तो दोनों पदों को आप लिखेंगे, पहला पद और अंतिम पद, कि मैं यहां से यहां तक की व्याख्या करने जा रहा हूं, जो भी आपको व्याख्या दी हुई हो। दूसरी बात, फिर आप इस आद्यांत जब लिख लेंगे तो उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या करना है? आपको कवि का नाम लिखना है, कविता का नाम लिखना है, पाठ्य पुस्तक बतानी है और पाठ का प्रकार बताना है। पाठ का प्रकार क्या होता है कि हो सकता है कि वो जो व्याख्या आप कर रहे हो वो किसी कविता की व्याख्या कर रहे हो सकता है कि आप किसी कहानी की व्याख्या कर रहे हो, किसी यात्रा वृत्तांत की व्याख्या कर रहे हो। तो अगर आपको वो पता है तो आप लिखिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। बाकी आपको कविता का नाम और कवि का नाम जरूर से जरूर लिखना है। ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में 2 से ली गई हैं, जिसके रचयिता फलाना 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 है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जिसकी भी व्याख्या दी होगी। प्रसंग में क्या होता है? प्रसंग में होता है केंद्रीय भाव। इसमें भी यदि आप चाहो तो कवि का नाम और कविता का नाम लिख सकते हो। इसमें आपको कोई मारेगा नहीं कि आपने इसमें ऐसा क्यों लिखा है। यहां भी आप लिख सकते हो और उसको एक बेहतर प्रस्तुति वहां पर दे सकते हो। केंद्रीय भाव मतलब ओवरऑल क्या कहना चाहता है कवि, वो आपको बताना होता है प्रसंग में, ठीक है। इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी होती है। व्याख्याएं सबकी अलग होती है। जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, क्योंकि वो पेपर में पूछते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि बहन व्याख्या भी दिखा दियो, भाई व्याख्या भी दिखा दियो। अरे बाबूजी, व्याख्या देख के नहीं लिखनी होती है। व्याख्या आपको अपने दिमाग से लिखना होता है, अपने आप लिखना होता है। यहाँ पर आपके अपने विचार होते हैं, ठीक है। मैंने चूहे और खरगोश की कहानी आपको सुनाई। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसा मैंने सुनाया हूबहू आप सुनाओगे, आप उसमें कुछ ऐड भी करोगे, मिर्च मसाला, तो वो आपको यहाँ व्याख्या में करना होता है। ध्यान रहे, बहुत बड़ी भी नहीं होती, बहुत छोटी भी नहीं होती, सामान्य सी होती है। फिर आती है आपकी विशेष की बात, तो आपको विशेष लिखना होता है। विशेष 2 तरीके से लिखोगे आप, या तो गद्यांश का विशेष लिखोगे या आप काव्यांश का विशेष लिखोगे। अगर आप गद्यांश का विशेष लिख रहे हो तो आप लिखो भाषा शैली उसकी कैसी है, आप लिखो कि उसमें विचार कैसे हैं, और आप लिखो कि उसका उद्देश्य क्या है। अगर आप ये 3 सुंदरताएं बता देते हो, 3 विशेषताएं बता देते हो तो ठीक हो जाएगा, बात बन जाएगी। अगर आप काव्यांश की लिख रहे हो तो आप बताओ कि उसमें रस कौन सा है, आप बताओ कि उसमें छंद कौन सा है, और आप बताओ कि उसमें अलंकार कौन सा है, और उसमें आपको भाषा कौन सा है। अब मैं आपको एक ऐसा झुंझुना दे देता हूँ जिसमें आप दोनों में बजा सकते हो, चाहे आप यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर नंबर आएंगे आपके। पहली चीज, सरल भाषा। अगर आप जैसे गोलुओं को समझ आ रही है, मेरे को समझ आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत सरल भाषा लिखी हुई है। और किसी भी कवि को आप क्यों कहोगे कि आपने बहुत कठिन बात बोली है, और इतना ही कठिन है तो हमारे पास क्यों होता, फिर हमारे सिलेबस में क्यों होता। तो पहली बात, वो भाषा सरल है, एक विशेषता हो गई। दूसरी चीज, सटीक शब्दों का प्रयोग किया गया। किसी को बोलोगे कि यार हम कितने गंदे वर्ड्स लिख दिए कवि ने, नहीं बोल सकते ना, ये मन में बोल सकते हैं पर बाहर तो नहीं बोल सकते। अच्छा, इसके अलावा बोधगम्य। बोधगम्य का मतलब वो हमें आसानी से समझ में आ रही है, वो हमें आसानी से समझ में आ रही है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ये भी एक बात हम इसको लिख सकते हैं। तो ये 3 बातें आप सामान्यतः लिख सकते हो। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको शब्दार्थ लिखना है। कोई भी आपको 2 शब्द वहां से पकड़ लीजिए जो आसान से हो और उनकी व्याख्या, उनके अर्थ लिख दीजिए। आपकी व्याख्या पूरी हो गई।
और 6 में से एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। बेहतर होगा कि आप सभी कवियों के नाम और साथ में उनकी कविताओं के नाम जरूर से जरूर याद कर लीजिए। इसे आप अपना होम टास्क समझिए और आप इसको करिएगा बहुत अच्छे से। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस तरीके से व्याख्या लिख करके आएंगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर आपने सीख लिया है तो फिर से इस चैनल को, ये जो वीडियो है उसको लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ कहना है वो आप कह सकते हैं। और इसे एक बार फिर अगर आप चाहें, अगर आपको कुछ लाभ हुआ हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सीखिए, आपका कल्याण हो, बाकियों का तो होता ही रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।